नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया। यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, यूपीएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट क्या, एग्जाम ही बिल्कुल सिर पर आ चुका है। उम्मीद है कि आप एकदम धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे और आपको करनी चाहिए, चयन हासिल करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की प्रैक्टिस। और इसमें देखिए, अच्छा एक चीज और है कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा कि प्रश्नों के विकल्प, सारे विकल्प मत पढ़िए। यहाँ ऐसी हड़बड़ी भी क्या है कि आप तुरंत ही सही विकल्प को देखिए और भाग जाइए। वो तो काम आप क्विज को अटेम्प्ट करने के समय ही कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए ना, एक्सप्लेनेशन काम देती है। सिर्फ प्रश्न को रट्टा लगाकर आप परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, जब आप व्याख्या सुनते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी जो थी उसमें भारत और रोम के बीच में तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना ये किस पुरातत्व स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि ईसा का जो शुरुआती समय था, मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से काउंट होने वाली ईसाई तारीख है, जिसे कि हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ईस्वी के तौर पे, ठीक है। तो उसमें शुरुआती जो दौर था उसमें भारत और रोम के बीच में बहुत अच्छे और काफी घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। और उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, बस इतना बताना है। तो ये मदुरै की खुदाई से प्राप्त होता है, या ताम्र लिप्ति जो बंदरगाह था, आजकल तामलुक कहा जाता है, तो वहां से मिलता है, तोंडी से मिलता है, या अरिका मेडू से मिलता है। ये सब पोर्ट और जो किनारे वाले एरिया है उन्हीं के नाम दिए हुए हैं। अब देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पहले अच्छे से देख लीजिए, डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, अरिका मेडू से प्राप्त होता है। यहां से जो उत्खनन हुआ था उससे ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हमारा इनके साथ व्यावसायिक संबंध था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो इस प्रकार का दकियानुसी जो ख्याल है वो यहाँ किसमें लिखा गया है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। मतलब स्त्री का अगर एक बार विवाह हो गया और संबंध विच्छेद हो गया तो वो कहीं की नहीं रहे, ठीक है, कहीं की नहीं रहे, और वो फिर विवाह नहीं कर सकती है, चाहे तो फिर से अपना घर नहीं बसा सकती है, उसे आजीवन उसी प्रकार से अकेले रहना होगा। ये परंपरा एक इसमें बनाई गई थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, मतलब धीरे धीरे करके गिरावट आने लगती है। जो उच्च स्थान उन्हें ऋग वैदिक काल में प्राप्त था, जहां कर्म आधारित सब कुछ था, तो वहां उन्हें एक उचित सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन जैसे जैसे कर्मकांड एकदम हावी होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे महिला, शूद्र, ये सब जो है ये एकदम गर्त में जाने लगते हैं। और मध्यकाल तक आते आते तो एकदम से शोचनीय हो जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो थे, ऐसा कहा गया। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है, ठीक है, मतलब उनके दरबार में ये रहा करते थे, ऐसा कुछ। और हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे। जबकि बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है। तो आप बताएं कि इसमें से, ये जो दे रखा है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखकर मालूम हो रहा है भाई, कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं था, तो फिर किससे था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक हो गए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, जो कि गुप्त डायनेस्टी के थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से कि कालिदास भी एक थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में आपसे पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश, काफी जुझारू लोग थे, ठीक, तो इस जुझारू वंश की स्थापना किसने की थी। नागभट्ट ने की थी, वत्सराज ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी, और मिहिर भोज का भी नाम दे रखा है।
अब इसमें से आप बताएं। तो देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ऊपर वाला ही दिया है, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है, नागभट्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट किसने की थी, यहाँ बस इतना बताना है कि संस्थापक कौन था। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इसमें पूछा गया कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था उसमें कई सारे शासकों ने अपना योगदान दिया था समय समय पर, तो किसने उसमें अपना रोल प्ले नहीं किया था, मतलब वो उससे संबंधित ही नहीं है। तो आप देखकर बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक बेशक था, इल्तुतमिश उसी ने पूरा करवाया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक का नाम दिया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा मीनार वगैरह बनवाई और रिपेयरिंग का काम करवाया था, तो वो तो इन्वॉल्व था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने दुनिया जीतने की जो ख्वाहिश थी उससे फुर्सत ही नहीं थी, तो वो इस प्रकार का काम नहीं करता था। ठीक है, वो हमेशा लूटने पाटने और जीतने के चक्कर में रहता था। तो यहाँ हमने देखा। अच्छा, एक चीज और है कि कुतुब मीनार का नाम कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के जो सूफी संत थे उनकी याद में बनवाया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ईंटों से बना हुआ ये काफी ऊंचा स्थापत्य है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, तो ये यूपी के थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप जानते हैं कहां के थे, बताइए। ये थे एटा के। बाराबंकी मत चुन लीजिएगा, चलिए एटा होगा। इसके बाद 47 को देखिए। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था। तो सूफी संत आमतौर पर संगीत से बहुत गहराई से जुड़े होते थे, ये ईश्वर की उपासना संगीत के माध्यम से ही करते थे, गाने बजाने और नाचने में गुरेज नहीं करते थे। लेकिन इसमें भी एक सिलसिला ऐसा था जो कि काफी कट्टर था, और वो था नक्शबंदी, और इसका समर्थक या इसे फॉलो करने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब को खुद ही कठमुल्ला कहा जाता है, एकदम रूढ़िवादी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। संगीत की उसे खुद बहुत अच्छी जानकारी थी, वीणा वादक था बहुत अच्छा, लेकिन उसके बावजूद उसने सब कुछ बैन कर रखा था, पाबंदी कर रखी थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 में आपसे कहा गया कि कौन सा सूफी संत कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु के अवतार, उनको ये औलिया के तौर पे मानते हैं। तो ये कौन से संत थे। मोहम्मद गौस थे, अब्दुल अजीज थे, वली उल्लाह थे, या मीर दर्द थे। इसमें नाम दिए हैं, काफी अच्छे अच्छे नाम है। और 48 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस। इन्होंने औलिया के रूप में इन्हें एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था आपको बताना है। तो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। अब इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, फैक्चुअल होता है और बार बार आपको सामने दिखाई देता है। इसके बाद 50 को देखिए। कहा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ध्यान दीजिएगा, मोती मस्जिद 2 हैं, और उसमें से जो दिल्ली वाली है लाल किले के कैंपस में उसका निर्माण हुआ है, वो करवाने का काम औरंगजेब का था। ये शाहजहां ने नहीं करवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया, वो ठीक है, लेकिन उसमें मोती मस्जिद किसने बनवाई, औरंगजेब ने। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया मुगलों के समय में, ये फारसी भाषा में अनुदित होता है, मुगलों की राजभाषा थी फारसी। अब इसका शीर्षक क्या था, तो रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा का मतलब होता है युद्ध कथा या युद्ध वृतांत। तो महाभारत में असल में यही चीज है, हालांकि पूरी महाभारत को समझना इन लोगों के वश की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली है नहीं। तो उसका जो मेन युद्ध वाला पोर्शन था उसी को इन्होंने अनुदित किया है। ठीक है, और जो मेन युद्ध का पोर्शन है वो जय संहिता के नाम से जाना जाता है, उसमें मात्र 8000 श्लोक हैं, उसका अनुवाद करना बहुत सरल है। लेकिन जहां पर 1.5 लाख से भी ज्यादा ऊपर श्लोक हैं, और ये भी कहा गया है कि उसका जो काफी बड़ा हिस्सा है वो लुप्त हो चुका है, वो संग्रहित ही नहीं हो पाया। वेद व्यास के समय में जो कलेक्ट हुआ था वो सब कलेक्शन गायब हो चुका है। तो ये सब कहानियां हैं, महाभारत बहुत विस्तृत है। ठीक, तो उसका अनुवाद नहीं, ये जो जय संहिता है उसका रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। मूल अधिकार, ये पूछा जाता है कि कहाँ से हमने क्या बोरो किया है। तो पूरा संविधान हम लोगों का एक तरह से उधार का संविधान है, भले ही हमारी विचारधारा है, लेकिन हमने जगह जगह से उसे कॉपी किया है। हालांकि एकदम हूबहू कॉपी नहीं किया है, अपने देश की व्यवस्था के हिसाब से परिवर्तन किया है। तो आप बताइए, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं। फ्रांस से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, वहां सिर्फ राज्य लिखा है अमेरिका, और उसके बाद रूस भी लिखा हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ आपने देखा 51 के बाद ये नंबर यहाँ नहीं पढ़ा है, ये 52 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फिर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कौन सी है, प्रस्तावना है, उद्देशिका। वह संविधान के उद्देश्य का वर्णन करती है। अगर आप प्रस्तावना को बहुत गहराई से पढ़ लेते हैं, उसके एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, तो आप एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे कि संविधान में असल में क्या चीज है। वैसे तो ये ग्रंथ जो है काफी विस्तृत है,
ढेर सारे अनुच्छेदों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन समझने के लिए सिर्फ आपको उसका जो प्राकथन है, शुरुआती जो आलेख होता है वही पढ़ना है, और वो है प्रस्तावना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, उसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। 54वें में कहा गया कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में, यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है उसमें एकाधिकार लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा इसमें सिर्फ कुछ समय के लिए उसको अपने पास रोक सकती है, लेकिन कुछ उसके बाद कर नहीं सकती। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा ये डिसाइड करना भी लोकसभा का ही काम होता है। तो इसमें आप बताइए सही कौन सा है। तो ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि वित्त विधेयक सबसे पहले पेश होता है राज्यसभा में, सरासर गलत है। और यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, ठीक है, नहीं, ये लोकसभा में सबसे पहले पेश होता है, उसके बाद विचारार्थ राज्यसभा के पास जाता है, वो भी सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। और यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें से आप बताइए। तो देखिए 54 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी ही होगा। ये लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और डिसाइड करने का भी काम लोकसभा का है। तो आजकल जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी, ठीक है, वो बहुत सारे अपने जो मनमाने तरीके हैं या मनमाने बिल हैं उनको धन विधेयक का मुलम्मा चढ़ा के, मतलब आवरण चढ़ा के पास करवा देती है, क्योंकि इसमें उनका जो 100% कॉपीराइट है वो चलता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का वो मनोनयन कर सकता है, बस इतना आपको बताना है। और ये जो संख्या है ये असल में 12 सदस्य है, ठीक है, 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो ये तो आप जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव में थोड़ी ज्यादा उम्र चाहिए होती है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 30 साल होगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है, या फिर राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, मतलब सभापति। आप बताइए। तो 57 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। लोकसभा का जो स्पीकर है यानी ओम बिरला जी करते हैं फिलहाल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 58। किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य हैं? तो भाई जनसंख्या जहां ज्यादा रहेगी वहीं रहेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा, यहां सबसे ज्यादा सदस्य हैं, यहां आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन जो है वो कौन सी लिस्ट में शामिल है? तो संघ सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है, या संवर्ती सूची का हिस्सा है? और नीचे एक और दिया हुआ है कि विशेष सूची कोई बनी हुई है उसमें डाल दिया गया। आप बताइए। आर्थिक नियोजन, और 59 का जो राइट आंसर है वो इसमें संवर्ती सूची हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक नियोजन न तो अकेले संघ कर सकता है न ही अकेले राज्य कर सकते हैं। दोनों जब एक साथ कंबाइंड होकर कोऑपरेट करेंगे तो जाकर आर्थिक नियोजन हो सकता है, और इसीलिए संवर्ती हो जाएगा। इसके बाद 60 को देखिए। वे विषय जिन पर कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, दोनों का उसमें रोल होता है या दायित्व होता है, तो इस प्रकार के विषय कहां पर मिलेंगे? संघ सूची में मिलेंगे। संघ सूची में केंद्र सरकार का ही सिर्फ चलता है, राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं उन विषयों पे। लेकिन संवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो इस प्रकार की होती है जिसमें कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो दोनों के पास होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 में आपसे कहा गया कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो यहां पर दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी जो कि 1957 में आई थी। तो प्रश्न के विकल्प बहुत आसान है और आप आराम से बलवंत राय मेहता के नाम से ही पकड़ सकते हैं, यहां नीचे देख लीजिए। इसके बाद 62 को देखिए। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट भी देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल आर्टिकल से ज्यादा अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 52वां जो संशोधन था वो किससे संबंधित है, उसमें क्या चीज जोड़ी गई थी या किससे उसका संबंध था? तो 62वें का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। दल बदल से उसका कनेक्शन था, ठीक है, दल बदल से उसका संबंध था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। दल बदल का मतलब समझ रहे हैं? एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पलायन कर गए, पैसे के लालच में, पद के लालच में, और ये जो प्रक्रिया है ये कॉन्टिन्यूअसली चल रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 63 में कहा गया कि सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम को राज्य बनाने के लिए भारत को काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, नहीं तो ये चीन के हाथ में चला गया होता। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और बड़े ही रणनीतिक तरीके से सिक्किम पर अपना कंट्रोल स्थापित किया गया। तो यहां देखें 63, सिक्किम एक नया राज्य बना कब? तो जो 30वां संशोधन था उसके थ्रू बना, या 34वें के द्वारा बना, या 35वें के द्वारा, या 36वें के द्वारा? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 36वां संशोधन था, 36 नंबर का जो अमेंडमेंट था वो होता है। अब आप समय बताइएगा कौन सा सन था, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 में कहा गया कि गाजर
अब समय आ रहा है, ये सर्दी का सीजन, तो गाजर खाइए। अब बताइए कि इसमें विटामिन कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी या फिर के? तो गाजर में ये जगजाहिर बात है कि कौन सा विटामिन पाया जाएगा। यहाँ आपने देखा और 64 को आप देख रहे हैं, तो 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 65 यहाँ नंबर नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं। 65 में कहा गया कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इसमें से आप बताइए कौन सा होगा। यहाँ देखिए जो नाम दिया है ना, उसमें से योहानेस गुटेनबर्ग का नाम आता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन है, यानी हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? यहाँ बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। तो देखिए झूलन गोस्वामी का नाम दिया है, मिताली राज है, शांता रंगास्वामी है और कृष्णा अय्यर हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ये शांता रंगास्वामी। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मिताली राज, ये शांता रंगास्वामी थी, पहली कप्तान की बात हो रही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ दिया है विजयालय, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, और इसके अलावा सिमुक और समुद्रगुप्त का भी नाम है। तो समुद्रगुप्त का संबंध तो गुप्त डायनेस्टी से था। अब इसमें बचते हैं बाकी चोलों से संबंध, आपको जो संस्थापक है उसका नाम बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विजयालय। विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रतापी शासक का नाम नहीं पूछ रहा है, संस्थापक का नाम पूछ रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। कहा गया कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 की तारीख थी, ठीक है, 1919। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो अगर बृहद्रथ वंश देगा, बृहद्रथ वंश देगा, जो कि पौराणिक है, ऐतिहासिक नहीं है, इसलिए उसमें मान्यता नहीं है, तो उसको चुनेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि नहीं दिया है तो उसमें से हर्यक को चुन लीजिए। बिंबिसार यहाँ से शुरू होता है, बिंबिसार, उसके बाद फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, इस प्रकार से शासक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग आते हैं, फिर नंदों का शासन रहता है, अंत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कब एस्टैब्लिश होता है? तो चार्टर एक्ट 1813 जो होता है उसके थ्रू होता है, या चार्टर एक्ट 1833 वाला, या 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ऐसा होता है, या इसमें से कुछ नहीं। तो इसका बी हो जाएगा। जो चार्टर एक्ट 1833 वाला आता है ना, उसमें कई सारे बड़े बड़े प्रावधान किए जाते हैं, तो ये भी चीज है, विधि आयोग। इसके बाद अगले वाले यानी 71वें प्रश्न को देखते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि मिनी काजीरंगा किसको कहा जाता है? तो ये पौबितोरा है, ठीक है, 71 में ये पौबितोरा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। क्षेत्रफल के आधार पे भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जिला कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख सकते हैं, दक्षिणी जो 24 परगना है, ठीक है, दक्षिणी जो 24 परगना है, ये क्वेश्चन नंबर 72 है असल में। तो जो 24 परगना है ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है ना, तो यहाँ मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 73 को देखिए। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना का संबंध किस विषय वास्तु से है? तो थोड़ा यहाँ चुनने में सावधानी रखिएगा। इसका जो एफडीआई है उससे कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, उससे ज्यादा सरकारी प्रतिभूति से जुड़ा हुआ है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये ओमान ने किया था, ठीक है, इसका बी वाला हो जाएगा। चक्रवात यास का नामकरण ये ओमान के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में आपसे कहा जा रहा है यानी 75 में कि किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है? तो ये जो द्वीप है ये रॉस है, ठीक है, हिंद महासागर का रॉस आइलैंड है, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक की स्थापना कहां पर होने वाली है? मतलब वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? अब यहाँ न्यू दिल्ली दिया है, बीजिंग दिया है, जकार्ता है और टोक्यो है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत का स्थान जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें कौन सा है? अब यहाँ आप आंसर दीजिएगा। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है कि चौथी है? यह आप बताएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 78 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अब यहाँ देखिए 101वां है, 102वां है, 103वां है या फिर 104वां है? तो 102वां है, ठीक है, इसमें 102 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 121वां जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में 2021 वाला, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ओबीसी लिस्ट हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जो सूची है उससे जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
और प्रश्न संख्या 80 में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्वदेशी टीका जो मेडिजेन है उसको विकसित किया है। मेडिजेन को किसने विकसित किया है? तो ये ताइवान के द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। यहां तक हमने 80 प्रश्नों को किया है और इसमें इतना ही। 80 प्रश्न का मतलब ये है कि 40 जो है इससे पहले वाली सीरीज में हुए थे और 40 इसमें हुए हैं, तो टोटल 80।